हाँ मित्रों, नमस्कार। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का प्राचीन इतिहास। भारत के प्राचीन इतिहास में जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पार्ट नंबर 4 है या पार्ट नंबर 4 है, वो हम आज पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 जिन छात्रों ने नहीं देखे हैं तो वह जरूर देख ले। उन सभी वीडियो का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसी में आपको मिल जाएगा, तो वह भी जरूर देखें। तो देखिए, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का जो इतिहास है, वो इतिहास में हम इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसका पार्ट नंबर 4 में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे ये भी देखिए। आज जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो इतिहास है, इसमें हम देखेंगे कि हड़प्पा जो सभ्यता है, उस हड़प्पा सभ्यता का जो आर्थिक जीवन देखेंगे। क्या देखेंगे? आर्थिक जीवन। इनसे जो पहले के जो वीडियो थे, इनमें से सबसे पहला जो वीडियो था, फर्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 1, उस वीडियो में हमने ये देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, इसके अलावा इसकी खोज, इसके अलावा इसकी लिपि, इसके अलावा निर्माता, ये चीजें हमने पढ़ ली थी। वो इसका विस्तार, ये पार्ट नंबर 1 जो वीडियो था इसमें देखा था। और पार्ट नंबर 2 जो वीडियो था, पार्ट नंबर 2 में हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? या पढ़ी थी वास्तुकला। देखो, नगर नियोजन में नगरों का नियोजन, नगर किस प्रकार बने हुए थे, साथ साथ में जो नगरों में जो आवासीय भवन थे या राजाशाही भवन थे, वो किस प्रकार बने हुए थे, तो उसको समझने के लिए आप वीडियो नंबर 2 पार्ट नंबर 2 देखिए। यदि आपको नामकरण के बारे में, खोज के बारे में या लिपि, निर्माता या विस्तार के बारे में पढ़ना है तो वीडियो नंबर 1 देखिए। और वीडियो नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 3 है, इसमें हमने देखा था सामाजिक जीवन। क्या देखा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन देखा था। अब सामाजिक जीवन में हमने खान पान, सामाजिक संगठन, वस्त्र, आभूषण और जो प्रौद्योगिकी है उनके बारे में हमने उस सामाजिक जीवन के बारे में देखा था पार्ट नंबर 3। आज का हमारा जो पार्ट नंबर 4 है, इस पार्ट नंबर 4 में हम ये देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आर्थिक जीवन है, कौन सा आर्थिक जीवन है, इस आर्थिक जीवन में हम क्या देखेंगे कि अपनी आजीविका वो किस प्रकार कमाते थे। कृषि, दूसरा पशुपालन, तीसरा व्यापार, कुटीर उद्योग और माप तोल के वाट, ये सारी चीजें इस पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो देखिए मित्रों, वीडियो को ध्यान से देखिए और साथ में एक कॉपी और पेन, नोटबुक पास में रखिए और नोट्स बना लीजिए, तो आपके काम आएंगे। ये देखिए, ये पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में हम ये देखेंगे सबसे पहला कृषि। अब कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं, कहा जाए कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीन साक्ष्य जो मिले हैं वह मिले मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ वर्तमान में मित्रों पाकिस्तान में पड़ता है। यहां से सर्वप्रथम कपास उगाने के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? मेहरगढ़ से। और ये एक नवपाषाण काल स्थल है। नवपाषाण काल से लगा के और सिंधु घाटी सभ्यता काल तक का इसमें मेहरगढ़ में क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। तो कृषि के यदि प्राचीन साक्ष्य यदि पूछा जाए तो कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ से 7000 बीसी पूर्व, 7000 बीसी पूर्व के साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। और हड़प्पा में हम कृषि से संबंधित देखें तो एक कालीबंगा नाम का स्थल है, कालीबंगा, जो हनुमानगढ़, राजस्थान में पड़ता है।
राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा स्थल है जहां से खेत के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसे हम यह कह सकते हैं कि यहाँ के लोग क्या बोलते थे? खेत मतलब है कृषि करते थे। क्या करते थे? कृषि करते थे। इसका जो प्रमाण है हमें कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा का जो ध्रुवी भाग है, पहला एक भाग पूर्वी भाग है, दूसरा पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग जो है उसे बाहर एक खेत, जोता हुआ खेत मिला है, हल जोते हुए मिले हैं। जैसे इस तरह से आडी और तिरछी रेखा, इस तरह से मतलब है खेत को मतलब इस तरह से समकोण में काटती हुई रेखा मिली है। तो इसे पुरातात्विक वेताओं ने यह प्रमाण दिया कि यहाँ के लोग कृषि करते थे। और कृषि किस प्रकार की करते थे? तो मित्रों वह करते थे मिश्रित कृषि। कौन सी कृषि करते थे? मिश्रित कृषि करते थे। इसके साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले। और कालीबंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है, यह भी मित्रों ध्यान में रखिए। और देखो ये साक्ष्य है कालीबंगा से। देखो खेत जुताई के प्रमाण है, एक और आडी, एक और तिरछी रेखा है। इसमें क्या क्या बोया जाता था? चना और सरसों। क्या बोया जाता था मित्रों? चना और सरसों बोई जाती थी। ये भी ध्यान में रखिए। अब देखिए जो गेहूं, मटर, खजूर, कपास, तरबूज, तिल, राई, सरसों और फसलें उगाते थे। इसके अलावा बाजरा, बाजरा मतलब बाजरे के दाने भी मिले हैं मित्रों। ये भी ध्यान में रखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह बाजरे से भी परिचित थे। और ये बाजरे के जो दाने मिले हैं वह कहां से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। कहां से? लोथल से। ये भी ध्यान रखिए। जो लोथल जो स्थित है वर्तमान में कहां पे पड़ता है? गुजरात में। कौन सी नदी तट पे है? भोगवा। भोगवा नदी तट पे है लोथल जो स्थल है। इस लोथल से कुछ बाजरे के दाने मिले हैं, साथ में चावल की भूसी भी मिली है। ये देखिए चावल के दाने कब मिले हैं? देखो गेहूं हो गया, जो हो गया, मटर हो गया, खजूर, कपास, तरबूज, तिल, सरसों और आदि फसलें उगाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। हल के अवशेष कालीबंगा से मिले। अभी मैंने बताया था ये खेत है, खेत को बोहने का साक्ष्य कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला। कहां से मिला मित्रों? कालीबंगा से। और कालीबंगा से एक साथ, एक साथ है दो फसलें बोहने के प्रमाण, एक साथ दो फसलें बोहने के प्रमाण हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? तो वह कालीबंगा से हुए है। कालीबंगा से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले। और साथ में इस कालीबंगा की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। ऊंट की हड्डियां मिली है, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, और इसके अलावा एक ऐसी मतलब खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेदस्थल चिकित्सा के भी साक्ष्य मिले हैं। ये इतनी देखो फसल को पाषण या पाषण के काटने के लिए मतलब हाशिए का प्रयोग किया गया था। इसका मतलब है फसल काटने के औजार भी मिले हैं। वह औजार कहां से? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे नगरों से ऐसे औजार मिले हैं जिससे फसल की कटाई भी होती थी। क्या होती थी? फसल की कटाई। अनाज को ढोने के लिए दो पहिए वाहन, ये देखिए दो पहिए वाहनों के भी साक्ष्य मिले हैं। एक तो कहां से मिला है? पक्की मिट्टी का मतलब खिलौना गाड़ी मिली है। यह कहां से मिली है? बनवाली से मिली है। बनवाली कहां पे है? हरियाणा में। हरियाणा की बनवाली एक ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जहां से क्या मिला है? एक मिट्टी से बना क्या मिला है? खिलौना बेल की आकृति है, जिसे हमें यह प्रमाण या यह अनुमान लगा सकते हैं
कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दो पहिए वाहन भी रखते थे और वाहनों को चलाने के लिए क्या बैल था। क्या था भाई? बैलगाड़ी। जबकि गाय से परिचित नहीं थे। जबकि क्या कहा जाता है कि गाय से और घोड़े से परिचित नहीं थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी भी मोहरें मिली है, मुद्राएं मिली है, उन मुद्राओं पे कहीं पर भी एक गाय का उल्लेख है नहीं। गाय का उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए यह कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह गाय से परिचित नहीं थे। अब देखिए, बैल सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख पशु माना जाता है कि बैल है जो सिंधु सभ्यता का क्या माना जाता है मित्रों? सबसे प्रमुख पशु माना जाता है। तो ये भी हमें ध्यान में रखिए मित्रों, क्योंकि मुद्राएं जितनी भी मिली है उन सभी मुद्राओं पे या अधिकतर मुद्राओं पे क्या मिला है? बैल का चित्रण मिला है। एक श्रृंगी बैल। कौन सा है? एक श्रृंगी बैल, एक सींग वाला बैल जो मिला है। अधिकतर जो आकृतियां मिली है उनके ऊपर क्या मिला है? एक श्रृंगी बैल मिला है। यह भी आपको ध्यान में रखना। तो हमने कृषि में पढ़ लिया, कृषि किस किस चीज की करते थे, कौन सी वस्तुएं थी, जैसे जो हो गया गेहूं हो गया, मटर, खजूर, कपास, तरबूज, तिल, राई और सरसों और बाजरे के भी दाने हमें लोथल से प्राप्त हुए। हल के अवशेष कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं, मतलब खेत जुताई के शक से भी मिले हैं। और फसल काटने के लिए भी औजार भी बहुत सारे मिले हैं और अनाज को ढोने के लिए बैलगाड़ियां भी मिली है। इसके अलावा सबसे जो प्रिय पशु है एक श्रृंगी बैल को माना जाता है, क्योंकि अधिकतर मुद्राओं पे कौन सा एक श्रृंगी बैल था। उसका चित्रण भी हम आपको आगे दिखाएंगे। ये देखिए, तो पार्ट नंबर 3 में अब हम देखेंगे पशुपालन। हमने ये देख लिया कि कृषि, कृषि में कौन कौन सी वस्तुओं की वो कृषि करते थे, कौन कौन से अनाज बोते थे, वो हमने देख लिया। अब देखेंगे कि पशुपालन, पशुपालन में बकरी हो गया, भेड़ हो गया, सुअर हो गया, भैंस हो गया, बैल हो गया, वह आदि पालते थे। बैल के रूप में सांड प्रमुख पशु था। इसके अतिरिक्त हाथी भी पालते थे, इसके अतिरिक्त हाथी भी था, है ना, ये भी ध्यान रखना। किंतु घोड़े से वो परिचित नहीं थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट लगा के लिख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? घोड़े से परिचित नहीं थे। बल्कि अपवाद के रूप में हम यह कह सकते हैं कि जो गुजरात में सुरकोटड़ा नामक एक स्थल है, सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा से घोड़े के अस्थि पंजर मिले। घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं सुरकोटड़ा से। बल्कि इस प्रमाण को स्वीकार नहीं किया गया है पुरातात्विक वेताओं ने, क्योंकि कहीं पर भी मुद्राओं पर घोड़े के अवशेष नहीं मिले। किसके अवशेष नहीं मिले हैं? घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं या गाय के अवशेष नहीं मिले। इसलिए यह कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग न तो घोड़े से परिचित थे और न ही गाय से परिचित थे। इसलिए अब देखो, कुत्ते और बिल्ली पालते थे। कुत्ते और बिल्ली, ये भी ध्यान में रखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे? कुत्ते, एक क्या मिला है, मतलब है कांसे का कुत्ता, कहां से मिला है? लोथल से मिला है, ये ध्यान रखिए। और एक चन्हुदड़ो जो स्थल है, ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ये व्यापारिक दृष्टि से देखे तो यह स्थल बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से एक ईंट के ऊपर, किसके ऊपर है? ईंट के ऊपर है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के साक्ष्य मिले हैं, पैरों के साक्ष्य मिले हैं।
ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसको नोट कर लीजिए। वर्तमान में कहां पे है ये? पाकिस्तान। यहाँ पे क्या मिला है? एक ईंट पे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के शक से मिले। ये भी आपको ध्यान में रखना है, मतलब बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साथ से एक ईंट पे मिले है। वह ईंट किस स्थल से प्राप्त हुई है? चंहुदड़ों से। वह कहां पे है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान शहर में है। इसके अलावा अन्य में तोता भी पालते थे, मयूर, भालू, चीता, खरगोश, बत्तख, हिरण आदि का चित्रण भी, मूर्तियों के चित्रण अंकित है। इन्हें पशु पक्षियों के भी चित्रण मुद्राओं पे अंकित मिलते हैं, हमें इनके भी अवशेष मिलते हैं। तो हमने कृषि देख ली और पशुपालन भी देख लिया और पशु पक्षी भी देख लिए, किस प्रकार के पशुओं से वह परिचित थे। और मयूर के लिए हाजा नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? हाजा। हाजा का मतलब होता है मित्रों राष्ट्रीय पक्षी। क्या होता है? राष्ट्रीय पक्षी। ये मेसोपोटामिया की इसके समकालीन जो सभ्यता है, उन सभ्यताओं में जो मयूर की आकृति के जितने भी साक्ष्य के जो प्रमाण मिले हैं, उस मयूर को हाजा कहा गया है कि यह मेहुला, मेहुला नाम दिया था। मेहुला जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक अन्य नाम है मेहुला। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो लोग थे, उस सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे? मेहुला कहते थे। उस मेहुला में क्या मिले हैं? मतलब मेहुला का जो हाजा है, राष्ट्रीय पक्षी हाजा क्या है? मयूर है, मोर है, ऐसा कहा जाता है। अब देखो इस प्रकार की मोहरें मिली, सांड हो, एक श्रृंगी वाली, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा मिली है। ये एक श्रृंगी बेल वाली जो मुद्राएं होती है, वो सबसे ज्यादा मिली है। भैंसे की मुद्रा मिली है और योगी में बैठे की मुद्रा, एक योग मुद्रा में योगी की जो मुद्रा मिली है, इसके ऊपर है हाथी भी है, गेंडा भी है और भैंसा भी है और बाघ भी है और दो हिरण भी है। जब इनकी विशेषता हम मोहनजोदड़ो में हम पढ़ेंगे विशेषता में, तब हम इस मुद्रा के बारे में आपको जरूर जरूर बताएंगे। और साथ में मोहनजोदड़ो से ऐसे ऐसे प्रमाण मिले हैं जहां से हम मतलब एक पशु था, एक पशु के 3 सिर मिले हैं। कितने सिर मिले हैं? बकरी के और भैंसे के सिर, इस प्रकार से। अगला देखिए, व्यापार। ये था भारत, यहां से अरब सागर से होके किस तरह से ये व्यापार करते थे। ये आ गया लोथलिस्तान, ये मेहुला मतलब पूरा, और ये जो उसका सबसे पश्चिमी स्थल है सुत्ता गेंडोर, ये हड़पा पड़ता है यहाँ पे। और जो लोथल है, लोथल से यहाँ से एक गोदीवाड़ा मिला। क्या मिला है व्यापार में? एक गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा इसका मतलब है जहाजों के ठहरने का जो स्थान होता है, जिसे गोदीवाड़ा कहते हैं। ये लोथल से मिला सबसे बड़ा, और जहाज आते जाते थे और यहाँ से अरब सागर से होके यहाँ से मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं होती है, इस मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से क्या करते थे? व्यापार करते थे। एक नाम आता है दिलमुल, ये भी यहाँ से क्या करते थे? व्यापार करते थे। ओमान की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसके लिए दिलमुल की सभ्यता, मदान की, इन सभ्यताओं से यह क्या करते थे भाई? व्यापार करते थे। और समुद्री मार्ग से मतलब लोथल से एक ऐसी भी मुद्रा मिली है जो आयताकार है। क्या है? आयताकार मुद्रा।
कहां से? लोथल से मिली है, जिसके ऊपर नाव का चित्र अंकित है। किसका चित्र अंकित है? नाव का चित्र अंकित है, जिसे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग क्या है कि नाव से परिचित थे और नाव का प्रयोग व्यापार के लिए करते थे। देखो, व्यापार में समाज में अनेक व्यापारी वर्गों के लिए रहते थे, जिनका कार्य केवल व्यापार या व्यवसाय से होता था। इनमें कुम्हार था, बढ़ई था, सुनार, ये प्रमुख माने जाते हैं। आर्थिक व्यापार के अतिरिक्त इनका ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, इराक, ओमान की सभ्यताओं से भी क्या था? व्यापारिक संबंध था। ये आयात और निर्यात की वस्तुएं भी आगे करते थे। देखो, अतिरिक्त व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से, जिनकी बाहरी व्यापार मोहरों से किया जाता था। और देखो, आंतरिक जो व्यापार है, इसमें जो आंतरिक मध्य का जो व्यापार है, एक देश में ही आंतरिक जो व्यापार होता है, वह व्यापार तो वस्तु की विनिमय पद्धति के द्वारा होता था, जबकि जो बाहरी व्यापार है, वह बाहरी व्यापार किसके माध्यम से होता था? मोहरों के माध्यम से व्यापार होता था। और मोहरों पर कोई वस्तु आयात करनी है, कोई भी निर्यात करनी है, तो मोहरें साथ में भेज दी जाती थी। एक और वस्तु का नाम अंकित होता था, मतलब माल का नाम, सामान का नाम होता था कि ये सामान ये आपके पहुंचाया गया है। और दूसरे देशों से जहाज रानी का प्रयोग किया जाता था। और देखो, तनहूदड़ों के उत्खनन से प्राप्त पत्थरों पर एक वाट का भी कारखाना मिला है, मतलब वाट, वजन करने वाला। इसका मतलब है ये वाट का क्या करते थे भाई? निर्यात करते थे। क्या करते थे भाई? निर्यात करते थे। आयात, जहां पे कारखाना मिला है, इसका मतलब आयात नहीं, ये निर्यात करते थे इन वस्तुओं का। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो आगे देखिए, जो आयातित प्रमुख वस्तुएं होती है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वह आयात किन किन वस्तुओं का करते थे? इनमें से सबसे पहला है टिन। कौन सा है? टिन। टिन अफगानिस्तान और ईरान से आता था, मतलब खरीदा जाता था। इसके अलावा तांबा है, खेतड़ी झुंझुनू से या हाजरीबाग। कहां पे पड़ता है? बिहार में पड़ता है। यहां से क्या आता था? तांबा। चांदी अफगानिस्तान व ईरान से होती थी। सोना अफगानिस्तान, दक्षिणी भारत से। और शीशा होता था ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से। लाजवर्द मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से, है ना। यहाँ पे वस्तुओं को बनाने के लिए जो कच्चा माल लाया जाता था, वह इन इन जगहों से लाया जाता था। निर्यात की वस्तुएं क्या थी? जैसे मोर हो गया, जैसे मनके हो गए, जैसे वाट हो गए। ये अनेक प्रकार की जो वस्तुएं थी, वो इन वस्तुओं का क्या करते थे? वो निर्यात करते थे, बेचते थे। यह भी सबसे हमें, यह भी प्रमाण हमें कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो की मुद्राओं से प्राप्त हुई है। यह आपको विशेषकर ध्यान में रखना है। तो इन वस्तुओं का प्रयोग वो लोग करते थे। तो इन वस्तुओं के बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूप से, मुख्य रूप से जानना बहुत जरूरी है कि किन किन वस्तुओं का वो आयात करते थे और किन किन वस्तुओं का वो लोग क्या करते थे? वह निर्यात करते थे। जैसे टिन हो गया, तांबा हो गया, चांदी कहां से आती थी, सोना कहां से आता था, शीशा कहां से आता था, लाजवर्द मीणा कहां से, लाजवर्द है ना वो, और मन के बनाने के कारखाने कहां से मिले हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये देखिए कुटीर उद्योग। क्या देखिए मित्रों? कुटीर उद्योग देखिए। अब देखो, कुटीर उद्योग में कुम्हारों के द्वारा क्या बनाया जाता था? चाक, मतलब मन के बनाए जाते थे। मृद भांड बोलते हैं, मृद भांड। मन के, मन के का मतलब माला जिसे बनाई जाती थी, छोटे छोटे ऐसे मन के बनाए जाते थे, जिसकी सहायता से क्या बनाई जाती थी? माला बनाई जाती थी। और मृद भांड भी मिले हैं, इसका मतलब है मिट्टी के बर्तन। क्या है? मिट्टी के
बर्तन। देखो खिलौने, बर्तन, इसके अतिरिक्त ईंटों का निर्माण भी बड़े पैमाने पर किया जाता था। हाथी दांत और सीपियों और धातु के विभिन्न प्रकार के क्या मिले हैं, आभूषण मिले हैं। हाथी दांत के भी क्या मिले हैं, आभूषण मिले हैं। यह भी मित्रों आपको मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है। ये देखो इस तरह से वो कलाकारी भी जानते थे। इस तरह से मिट्टी के क्या बनाते थे भाई, वह चित्र बनाते थे। ये चित्र कहीं मुद्राओं पे मिले हैं, कहीं पक्की मिट्टी के मिले हैं, कहीं सांड के, कहीं वृषभ के, कहीं देखो इस तरह से क्या है, आभूषण भी मिले हैं बहुत सारे, सोने के चांदी के मिले हैं, कहीं मन के बनाने के कारखाने, जैसे इस तरह से मन के बनाने के कारखाने भी मिले हैं। इसका मतलब व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो स्थल था वह कौन सा था, हूदड़ो, जहां से व्यापार होता था। ये भी ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ से मन के बनाने के कारखाने भी मिले हैं और लार्ज वर्थ मतलब ऐसे ऐसे विलासिता की वस्तुएं मिली है जहां महिलाएं यूज करती थी, जैसे लिपस्टिक हो गया, जैसे कंगे हो गए बालों को बनाने के लिए, या लिपस्टिक होठों को लगाने के लिए, या तरह तरह के आभूषण या मन के माला बनाने के लिए, ये तरह तरह के कहां से मिले हैं, सनहुदड़ो से मिले हैं। इसका मतलब है ये व्यापारिक दृष्टि से समृद्ध शहर था एक, कौन सा, सनहुदड़ो। इसका भी क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में एक बार आपको और दिखा दूं। अब देखो आगे नापतोल, कौन सा है, नापतोल। देखो नापतोल या वाट, तोल के लिए तराजू और वाट भी सम्मिलित थे। इसका मतलब वो तराजू भी जानते थे और नाप तोल पद्धति भी, और वाट का जो कारखाना है वो कहां से मिला है, सनहुदड़ो से मिला। कहां से मिला मित्रों, सनहुदड़ो से मिला है। ये पाकिस्तान में पड़ता है, कहां पे, ये भी हमें ध्यान में रखना है। अब देखो चिकने पत्थर से वाट का निर्माण किया जाता था और चाट नामक जो पत्थर से वाट का भी निर्माण किया जाता था, और सबसे जो बड़ा वाट था उसका जो वजन था वह 375 ग्राम था, और सबसे छोटा जो वाट था उसका वजन कितना हम माना गया है, 0.87। अब देखो वाट का अनुपात 1, 2, 4, 8, 16, 32, इस प्रकार में वाट का अनुपात था 1280। ये भी आपको विशेषकर ध्यान में रखना है। तो ये था माप तोल की पद्धति में वाट। ये देखो वाट किस किस के बने थे, पत्थर के वाट, अधिकतर किसके वाट बने थे भाई, पत्थर के। कई धातुओं के भी वाट मिले हैं, और वाट बनाने का कारखाना कहां पे मिला है, सनहुदड़ो से मिला है। देखिए अब वापिस इसको हम एक बार दोहरा लेते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे साथ में। तो आज हमने इस क्लास में जो भाग 4 है इसका, इस भाग 4 में हमने क्या देखा, हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन देखा। क्या देखा मित्रों, हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन देखा। इस आर्थिक जीवन में हमने कृषि, पशुपालन, व्यापार, कुटीर उद्योग और नाप तोल या वाट के साक्ष्य हमें किस प्रकार मिले है और कहां से मिले है वो हमने देख लिया। अब देखो आर्थिक जीवन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आर्थिक जीवन में हमने देखा था कृषि। कृषि के प्राचीन जो प्रमाण है हमने देख लिया, मेहरगढ़ से मिला था, बल्चिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। इसके अलावा जो गेहूं, मटर, खजूर, कपास आदि की कृषि करते थे और सरसों भी उगाते थे, और बाजरा, बाजरे से वो परिचित थे, और बाजरे के कुछ दाने हैं वो कहां से मिले हैं, लोथल से। हल के अवशेष कालीबंगा से मिले हैं, और फसल को काटने के लिए पाषाण या पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। अनाज को ढोने के लिए 2 पहिए वाहन का प्रयोग करते थे, और सबसे जो प्रमुख पशु था इनका वह कौन सा था मित्रों, बैल था। कौन सा था,
बेल ही था, इसलिए सबसे ज्यादा जो मुद्राओं पे अंकन चित्र है वो बेल का ही है, एक श्रृंगी बेल का है। ये देखो खेत जुताई के साक्ष्य मिले, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो पशुपालन, पशुपालन में क्या था मित्रों? अब देखो पशुपालन में वह बकरी भी पालते थे, भेड़ भी पालते थे, सुअर, भैंस और भैंसा, बैल आदि पालते थे। और बैल को प्रमुख रूप से सांड प्रमुख था, पशु था। इसके अतिरिक्त हाथी भी पालते थे और कहीं बाघ का भी चित्र मिलता है। किसका? बाघ का चित्र। और बाघ के अलावा पालतू पशु में कुत्ता भी पालते थे। इसका मतलब है बिल्ली भी थी। क्या थी भाई? कुत्ता बिल्ली भी वह पालतू पशुओं में, जानवरों में रखते थे, किंतु घोड़े से वो परिचित नहीं थे। हमने ये देख लिया कि घोड़े के साथ से सुरकोटड़ा से हमें प्रमाण मिले है, उसका अस्थि पंजर मिले है, जबकि इनको स्वीकारा नहीं गया। अन्य में तोता है, मयूर है, भालू है, चीता है, खरगोश है, बत्तख है, हिरण है आदि से भी वह परिचित थे। इनका प्रमाण हमें कहां से मिलता है? मुद्राओं पे अंकित जो चित्रण है उन चित्रों में, या कुछ मृण मूर्तियां हैं या कुछ मिट्टी की मूर्तियां हैं, इसके आधार पर हम ये प्रमाण लगा सकते हैं कि ये परिचित थे। और कुछ ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं, जैसे वृक्ष है, पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, ऐसे भी साक्ष्य मिले। कौन कौन से वृक्ष से भी वह परिचित है वो हम आगे देख लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलावा व्यापार, व्यापार की दृष्टि से देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता बहुत महत्वपूर्ण। उस प्राचीन काल में भी, खुदाई के समय भी हमें अभी तक प्रमाण मिल रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो व्यापारिक व्यवहार था बहुत ही अच्छा था। एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह भी इस दृष्टि से व्यापार करते थे। और कौन सा मार्ग था? जल मार्ग। जल मार्ग से व्यापार करते थे ये लोग, अरब सागर से होकर। और व्यापार करने वाले जो देश है, मेसोपोटामिया, ईरान, इराक और दिलमुल और ओमान की सभ्यताओं से, साथ में अफगानिस्तान का भी नाम आता है, यहां से वो व्यापार करते थे। अब देखो मेसोपोटामिया, इराक, ओमान के साथ में व्यापारिक अच्छे संबंध थे। इसके अलावा व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। इसके अतिरिक्त नहीं, आंतरिक व्यापार है। क्या नाम है? आंतरिक व्यापार। जो आंतरिक व्यापार होता था अपने ही देश में, एक दूसरे व्यक्तियों के द्वारा जो व्यापार किया जाता था, एक वस्तु ली और दूसरी वस्तु दी, तीसरी ली और चौथी दी, वस्तु विनिमय पद्धति अपनाते थे। वह आजकल की तरह नहीं है पैसा दो और पैसों के बदले वस्तु लो, जबकि यहाँ पे ये नियम था कि एक वस्तु दो और दूसरी वस्तु लो। सोना दो, सोने के बदले चांदी लो। जो आपको चाहिए उनके बदले में उतनी ही वस्तु आपको देनी पड़ती थी। वह होता है वस्तु विनिमय पद्धति। समुद्रों से उत्खनन में प्राप्त पत्थरों का एक क्या है? वाट का भी कारखाना मिला। इसका मतलब है सनूर बहुत विकसित शहर था, जहां पे व्यापारिक दृष्टि से हम देखें कि यहाँ पे तरह तरह के मन के बनाने का भी कारखाना मिला है, वाट बनाने के कारखाने मिले हैं, लिपस्टिक और कंगे बनाने के भी ऐसे ऐसे अवशेष मिले हैं, जो कहाँ व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शहर था। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो वस्तु, आयातित वस्तु और निर्यातित वस्तु। जो वस्तुओं का निर्माण करते थे, बड़े बड़े कारखाने होते थे, उन कारखानों को कच्चे माल के प्रयोग या कच्चे माल की आवश्यकताओं की जो पूर्ति के लिए कहां से वस्तुओं का आयात किया जाता था। देखो जो टिन आता था वह अफगानिस्तान और ईरान से आता था, वह जल मार्ग से आता था। कौन से मार्ग से? जल मार्ग से। इसके अलावा जो तांबा खेतड़ी से राजस्थान से आता था, और चांदी अफगानिस्तान और ईरान से होती थी। सोना अफगानिस्तान और दक्षिणी भारत से आता था। शीशा था, इसका मतलब ईरान अफगानिस्तान से मिला शीशा। शीशा का मतलब है कांच। अब देखो शीशे के साथ से एक ऐसा पत्थर का शीशा मिला है
बना हुआ, वह कहां से मिला मित्रों? लोथल से मिला है। कहां से मिला है? लोथल सभ्यता से एक ऐसा दर्पण मिला है, दर्पण के विषय से हमें प्राप्त हुआ है। और लार्ज वर्ड मेसोपोटामिया अफगानिस्तान से आयातित वस्तुओं में मोर था। इसके अलावा मोर के अलावा बहुत सारी अनेक वस्तुएं थी जो आयातित की जाती थी। इसको भी हम आगे पढ़ देते। देखो, कुटीर उद्योग में कुम्हारों के द्वारा चाक निर्माण, मिट्टी की मूर्तियां, खिलौने, बर्तन और इसके अतिरिक्त क्या निर्माण, बड़े बड़े वस्तुओं का निर्माण करते थे। ये भी हाथी दांत और सीप की चूड़ियां भी वो क्या करते थे? बनाते थे। और इस प्रकार के हाथी दांत के आभूषण, आभूषणों में देखो, धातुओं के आभूषण में सोना हो गया, चांदी हो गया, टिन हो गया, तांबा हो गया, कांसा हो गया, इन धातुओं से वो परिचित थे, लोहे से परिचित नहीं थे। ये हमने देख लिया इसका कुटीर उद्योग। इसके अलावा इसकी जो नाप तोल पद्धति है, नाप तोल पद्धति में हमने देख लिया तनहूद रो से क्या मिला? एक है कारखाना वाट का, तोल के लिए तराजू और वाट का प्रयोग करते थे। और वाट जो बनते थे वो चिकने पत्थर के बनते थे। इसके अलावा सबसे बड़ा वाट है, उसका वजन था 375 ग्राम। सबसे छोटा है, उसका वजन था 0.87। और जो नाप तोल की जो पद्धति होती थी, जो नाप तोल का जो अनुपात होता था मित्रों, इसका अनुपात था 1:1, 2, 4, 8 और 16:32 इस तरह से होता था, है ना। और 64 इस तरह से इसका नाप तोल का अनुपात था। यह देखिए, वाट का अनुपात 1, 2, 4, 8, 16 इस तरह के इस गुणज में क्या होता था? नाप तोल किया जाता था। ऐसे शख्स भी हमें मिले। तो हमने इस वीडियो में क्या देख लिया भाई? सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था देख ली। इसका आर्थिक जो जीवन है वो किस प्रकार था वो हमने देख लिया। और जो पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो जिन मित्रों ने अभी तक नहीं देखा है तो वह जरूर देख ले। और साथ ही इस चैनल को क्या कर दे भाई? सब्सक्राइब कर ले, आने वाले जो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और आप क्या कर दे भाई? शेयर कर दे मित्रों के साथ में। और क्या कर दे भाई? इस वीडियो को, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। लाइक करने की कोई आवश्यकता है नहीं, यदि पसंद आए तो कर देना। और ये वीडियो अपने मित्रों के साथ में जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको जो जानकारी ऑथेंटिक मिल रही है, वास्तव में इस तरह की ऑथेंटिक जानकारी आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, ये हम वादा कर सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को देखने के लिए जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।